हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस 12 सामान्य जागरूकता। तो फ्रेंड्स, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देश से फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे भारत चीन संबंध पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने क्लास को फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं आज। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस 12 सामान्य जागरूकता। तो फ्रेंड्स, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन संबंध के बारे में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहला पॉइंट दिया गया है लोक गणराज्य चीन PRC इंपॉर्टेंट कीजिएगा। लोक गणराज्य चीन PRC की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई, और भारत प्रथम गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने इसे मान्यता प्रदान की थी। तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पॉइंट आपके पेपर ऑफ व्यू से बनता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला आपको पॉइंट दिया गया है। अगला 1 अप्रैल 1950 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रखिएगा। दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से पंचशील यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर समझौता 1954 में। तो फ्रेंड्स, यह आपके पेपर में हजारों बार पूछा जा चुका है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, वह था 1954, और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाई एनलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, चाउ एनलाई भारत की यात्रा पर जून 1954 में, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन की यात्रा पर अक्टूबर 1954 में गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। प्रधानमंत्री चाउ एनलाई भारत की यात्रा पर जनवरी 1997 से अप्रैल 1960 तक पुनः आए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वर्ष 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण की परिस्थितियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर धक्का लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वर्ष 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण की परिस्थितियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर धक्का लगा था। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है भारत और चीन के राजनयिक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना अगस्त 1946 में की थी। उच्च राजनयिक स्तरीय संपर्कों का नवीनीकरण तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फरवरी 1979 की यात्रा से हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपको दिया गया है राजीव गांधी द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। राजीव गांधी द्वारा दिसंबर 1988 में चीन की राजनयिक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राजीव गांधी द्वारा दिसंबर 1988 में चीन की राजकीय यात्रा आगामी संबंधों के लिए एक मील का पत्थर थी। तो फ्रेंड्स, यह पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी द्वारा चीन की यात्रा कब की गई, तो 1988 में। फ्रेंड्स, आगे है, इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध के विस्तार और विकास पर सहमत हुए थे। फ्रेंड्स, आगे सीमा के प्रश्न पर निष्पक्ष, उचित एवं पारंपरिक रूप से स्वीकार्य समाधान हेतु एक संयुक्त कार्यदल
JDWG और संयुक्त आर्थिक दल JEG आदि की स्थापना की सहमति हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है चीन के पक्ष तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पोंग, इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चीन के पक्ष से तत्कालीन प्रधानमंत्री ची पेंग यानी ली पेंग की भारत यात्रा दिसंबर 1991 में हुई थी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चीन यात्रा सितंबर 1993 में गए थे। तो फ्रेंड्स यह दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। फ्रेंड्स अगला आपको दिया गया है भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ शांति और निर्विघ्नता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर इस यात्रा की अवधि में किए गए थे, जो दोनों पक्षों के बीच पर यथास्थिति के प्रति सम्मान बनाए रखेगा। स्पष्ट रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा वह है जहां पर संदेह और CBM के दायित्वों का बोझ है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग इम्पोर्टेंट समझिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकट चीन की राजकीय यात्रा पर मई 1992 में गई थी। यह राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर भारत और चीन के बीच प्रथम यात्रा थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स इस यात्रा को R वेंकट की। फ्रेंड्स आगे दिया गया तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जामिन भारत की यात्रा के लिए राजकीय यात्रा पर नवंबर 1996 में आई थी। यह यात्रा लोक गणराज्य चीन के राष्ट्राध्यक्ष की प्रथम यात्रा थी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे है चीन के पक्ष में मई 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने जून 1999 में चीन यात्रा की अवधि के दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी न देने के वचन को दोहराया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आप लोगों को दिया गया है तत्कालीन प्रधानमंत्री, इम्पोर्टेंट कीजिएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर जून 2003 में आए थे, जिसकी अवधि में संबंधों और विस्तारित सहयोग के लिए सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक प्रथम विस्तारित दस्तावेज था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है भारत और चीन ने सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के, इम्पोर्टेंट कीजिएगा, भारत और चीन ने सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लिए सीमा पार गमन को जोड़ते हुए सीमा व्यापार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहे, जबकि मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की। इस दौरान कुल 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन की यात्रा संपन्न की। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन की यात्रा संपन्न की। हाल ही में डोकलाम विवाद के कारण भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया वर्ष 2020 में भारत एवं चीन के मध्य लद्दाख क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इस क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स आगे यह संघर्ष मुख्यतः गलवान घाटी, पेंगांग त्सो झील आदि क्षेत्र में हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है इसके पश्चात भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स प्रतिबंध सहित कठोर कदम उठाए थे। भारत और चीन के आधिकारिक रूप से
व्यापार की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है वर्ष 1984 में दोनों पक्षों ने सर्वाधिक चहेते राष्ट्र वर्ष 1984 में दोनों पक्षों ने सर्वाधिक चहेते राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में महाभारत में चीन का संदर्भ आता है। मौर्य राजवंश ईसा पूर्व 350 से 283 ने चाणक्य ने चीनी रेशम को चीना शुक यानी चीनी रेशम परिधान के रूप में उल्लेखित किया था और अपने अर्थशास्त्र में इन्हें यानी चिनपट यानी चीनी रेशम का बंडल का उल्लेख किया था। इस प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार झेंग क्वा और सीमा क्वा ने उल्लेख में सिंधु का संदर्भ आता है, जिसे शायद संस्कृत में सिंधु के रूप में उद्धृत किया गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कन्फ्यूशियस और शाक्य मुनि की उत्पत्ति ने दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है ईसा पूर्व 256 में अपने धर्मांतरण के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने यानी जिसने दोनों सभ्यताओं को और सन्निकटता प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स आप लोग अशोक के बारे में याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है सम्राट अशोक के द्विभाषिया खरोष्ठी और ग्रीक राजज्ञा में बौद्ध धर्म के चीन और मध्य एशिया की दिशा में विस्तार की ओर संकेत किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं यह दृष्टिकोण ईसवी के प्रथम शताब्दी के सम्राट कनिष्क काल तक लगातार विद्यमान था। उसने साम्राज्य की राजधानी पुरस्पुर यानी अब पाकिस्तान का पेशावर बौद्ध धर्म के तीर्थयात्रियों और विद्वानों को ऐतिहासिक रेशम मार्ग पर यात्रा करने के लिए सक्षम बनाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे हैं 8वीं शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने खगोलीय संकेतों को चीनी भाषा में अनुवाद कर एक पुस्तक झैनजिंग के रूप में किया, जिसका संकल्प गौतम सिद्ध द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया हमारे आदान प्रदान हमारी स्वाधीनता संघर्ष काल में भी लगातार चलते रहे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर चीन की यात्रा पर 2 बार 1924 और 1929 में गए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनीस, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। द्वारिकानाथ कोटनीस का अवशेष आज भी उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में शहीद स्मारक की उनकी समाधि में विद्यमान है। उन्होंने चीन जापान युद्ध में चीनी लोगों की सेवा करते हुए अपना बलिदान कर दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है वर्ष 1938 में 5 सदस्यीय चिकित्सा दल के एक हिस्से के रूप में चलते फिरते चिकित्सालयों में घायल सैनिकों के इलाज करवाने के लिए यह रुक गए थे। उन्हें वस्तुतः एथट रूट आर्मी द्वारा निर्मित बेथून अंतर्राष्ट्रीय शांति चिकित्सालय में एक चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत और चीन दोनों ने अपने स्वाधीन शासन की यात्रा पर लगभग एक साथ रूप की थी। भारत वर्ष 1947 में और चीन वर्ष 1949 में लोकतंत्र बने। तो फ्रेंड लोक गणराज्य बने। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वर्ष 1986 में एक फिल्मी प्रतिनिधिमंडल भारत से चीन की यात्रा पर गया और दोनों देश वर्ष 1988 से अपनी संस्कृति आदान प्रदान संरचना के माध्यम से लोगों को एक साथ ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स जब हम अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे तो हम लोग भारत और चीन संबंध के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूले। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो,
अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।